हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी साथियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड रबी क्रॉप्स का होने वाला है, जो कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो में हम जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड रबी क्रॉप्स आपका सब्जेक्ट है 2024-25 का पेपर देखने वाले हैं। इस पेपर में 50 MCQs होने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहेंगे वो भी मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझते हुए देखना है साथियों। ठीक है साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। और जो लोग अभी तक, बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करे हैं, भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, जो लोग बीएससी कर रहे हैं या एग्रीकल्चर में आगे जॉब से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए है, गाइडेंस चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ गाइडेंस इस पर आपको मिलता ही रहेगा इस चैनल पर प्रबल एग्रो स्टडी पर। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी लोग। पहला प्रश्न आपका है साथियों, SIMAP इज लोकेटेड एट, इसको हम सी मैप बोलते हैं। तो सी मैप कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले मैं सी मैप का आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। सी मैप जो होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, CI से हो गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ये कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा। तो साथियों ये जो स्थित है ये आपका स्थित है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नई दिल्ली में क्या स्थित है। तो नई दिल्ली में एक तो ICAR है आपका, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यही जितने भी इंस्टीट्यूट है रिसर्च इंस्टीट्यूट यही हैंडल करता है हर एक को। ठीक है, और इसके बाद नई दिल्ली में IARI है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। IARI भी यहीं पर है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, क्योंकि ये आपका जो है रबी क्रॉप्स का है ना, तो जो आपका इंस्टीट्यूट है वीट का रिसर्च इंस्टीट्यूट, वीट और बारले का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पर है? वीट या बारले का, तो वो कहाँ पर है? गेहूं और जौ का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो करनाल हरियाणा में है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। और क्या रह जाएगा आपका इसमें से, इस क्वेश्चन में से? दिल्ली हो गया। भोपाल में याद रखिएगा कि जो मृदा अनुसंधान संस्थान है, यानी इसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ISS बोलते हैं इसको हम। कहाँ पर है? ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आशा करता हूँ कुछ ना कुछ तो आपको बहुत कुछ सीखने को इस क्वेश्चन से मिला होगा। इसमें से कौन सी फसल चारा फसलों की रानी कही जाती है? अब आपसे चारा फसलों की रानी पूछ रहा है, तो दूसरे का ए हो जाएगा सही। क्या? लूसर्न, लूसर्न या रिजका। देखिए एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया था शायद पिछले साल कि रिजका को हम और क्या कहते हैं, या फिर लूसर्न को और क्या क्या कहते हैं। तो रिजका या लूसर्न को हम क्या कहते हैं? रिजका को ही लूसर्न कहते हैं, लूसर्न को ही रिजका कहते हैं, और अल्फा अल्फा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा अल्फा भी कहते हैं। किसको? लूसर्न को। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ क्या याद रखना है आपको कि जो बरसीम है, बरसीम बोलते हैं इसको, बरसीम है, ये चारा वाली फसलों की रानी तो आपकी रिजका है, रिजका या लूसर्न जिसको हम अल्फा अल्फा ही बोलते हैं। बरसीम को हम राजा कहते हैं। चारा वाली फसलों का राजा किसको कहा जाता है? तो बरसीम को कहते हैं। बरसीम का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? वो होता है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम, और ये लेग्यूमिनेशी कुल से संबंधित है। देखिए बरसीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन जरूर बनेगा। लेग्यूमिनेशी कुल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है साथियों। तो यहाँ पर मैं जो बरसीम के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से आपका 1-2 नंबर जरूर कंफर्म होगा। तो एक चीज़ और सुनिएगा, 1 मिनट और लूँगा मैं बरसीम के ऊपर, तो वीडियो को अच्छे ध्यान से देखिएगा कि जो बरसीम है मैं क्या क्या बता चुका हूँ। उसका वानस्पतिक नाम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम होता है, और ये लेग्यूमिनेशी कुल से संबंधित है, और इसका उत्पत्ति स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्पत्ति स्थान याद रखिएगा, इसको या तो आपको ऑप्शन में देगा एशिया माइनर। क्या उत्पत्ति स्थान याद रखिएगा? या तो देगा एशिया माइनर या फिर इजिप्ट। तो एशिया माइनर या फिर इजिप्ट बोलेगा इसको, इजिप्ट। ठीक है, याद रखिएगा इजिप्ट। इंग्लिश वाले इजिप्ट को लिख लीजिएगा जैसे भी लिख सकें। ठीक है, अब मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ। एशिया माइनर इजिप्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको इजिप्टियन क्लोवर भी कहा जाता है। क्या? इजिप्टियन क्लोवर कहा जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसकी बीज दर कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी बीज दर। तो 25 से 30 किलोग्राम है। बीज दर कितनी है? 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। ये हेक्टेयर में आती है। 25 से 30 kg पर हेक्टेयर आपकी बीज दर हो जाएगी। अगर हम बरसीम की बुवाई जल्दी करें और या फिर टाइम से करें, यानी कि पहले बुवाई करें या फिर लेट सोइंग करें, अर्ली सोइंग या लेट सोइंग के लिए इसकी जो बीज दर हो जाएगी वो 35 kg पर हेक्टेयर हो जाएगी। वैसे 25 से 30 है तो 5 से 10 किलोग्राम उसमें बीज दर बढ़ जाती है। तो 35 kg लेट सोइंग या अर्ली सोइंग के लिए 35 kg पर हेक्टेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बरसीम का जो बुवाई का समय है वो और याद रखिएगा साथियों
कि अक्टूबर का प्रथम सप्ताह इसका सही बुवाई का समय है। ठीक है, लिखते जाइएगा, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप लिखते जाइएगा, यहाँ से आपका नंबर बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और इसकी जो पहली कटाई होती है वो 50 से 55 दिन में होती है। कब होती है साथियों? तो 50 से 55 दिन में, यानी कि आफ्टर सोइंग, डेज आफ्टर सोइंग, DAS बोलते हैं उसको हम, डेज आफ्टर सोइंग होती है बुवाई के 50 से 55 दिन बाद इसकी हम पहली कटाई कर सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिया। और इसकी जो उपज है वो याद रखिएगा, उपज जो है वो आपकी 700 से 800 केजी पर हेक्टेयर है। 700 से 800 केजी पर हेक्टेयर, कहीं कहीं पर आपको 700 से 1000 भी देखने को मिल जाएगी, 1000 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ये इसकी उपज हो गई। तो और इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो बरसीम है इसमें राइजोबियम की कौन सी प्रजाति का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, जो राइजोबियम होता है वो मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं हिंदी में। तो राइजोबियम मेलिलोटी का इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? नहीं, सॉरी, मेलिलोटी नहीं, राइजोबियम ट्राइफोली, माफ़ कीजिएगा, राइजोबियम ट्राइफोली, और राइजोबियम ट्राइफोली हो जाएगा। इसका नाम भी है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम, तो इससे आप याद रख सकते हैं ट्राइफोली। इसका बॉटनिकल नाम भी है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम। ठीक है साथियों, तो बरसीम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। तो आप जरूर लिख लीजिएगा, वीडियो लंबा होगा ये, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताता चल रहा हूँ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, शरतकालीन गन्ने की बुवाई महीने में की जाती है। तो जो ऑटम प्लांटेड शुगर केन है, प्लांटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, तो कब की जाती है? चौथे का ऑप्शन सी हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज GM वेराइटी ऑफ मस्टर्ड हाइब्रिड? तो निम्नलिखित में से सरसों की GM जनित संकर किस्म कौन सी है? तो पांचवें का सही आंसर DMH11, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, DMH11। सरसों की क्या पूछा था आपसे कि जो GM का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, तो साथियों सरसों के बारे में हम एक और चीज़ आपको बता देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। सरसों जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, ये भी याद रखिएगा। तो सरसों आपकी बिलोंग करती है क्रूसीफेरी फैमिली से। पूछा जा सकता है क्रूसीफेरी, अब यहाँ पे सही से लिखा नहीं गया, लेकिन मैंने बोला है तो आप लिख लीजिएगा, क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है। और सरसों जो है राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी सरसों का राजस्थान में होता है। और आपको बताएं कि जो इंडियन मस्टर्ड है, जिसको भारतीय सरसों बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका जंसिया। ठीक है, क्या होता है? ब्रेसिका जंसिया होता है, जंसिया, याद रखिएगा। और जो आपका पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है, आगे क्वेश्चन आएगा कि जो बनारसी सरसों है उसका होता है ब्रेसिका नाइग्रा। तो बी से हो जाएगा ब्रेसिका और एन से हो जाएगा नाइग्रा। तो ये कौन सी है? ये आपकी बनारसी वाला जो सरसों है उसका है। पहाड़ी राई का ब्रेसिका रूगोसा है। तो पहाड़ी राई आपसे पूछेगा अगर, तो ब्रेसिका रिगोसा, ब्रेसिका रियूगोसा, एक मिनट, रियूगोसा हो जाएगा। अब ये पॉइंट्स मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर ही ऐसा है कि आपसे बॉटनिकल नेम सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो सरसों की बीज दर है वो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। कितनी है? देखो, बीज दर बहुत पूछे गए थे पिछली बार, तो इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। 5 kg पर हेक्टेयर है सरसों की बीज दर, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा है कौन से नंबर पे था? हाँ, 6th क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ 3 वर्ड सेट्स ऑफ शुगर कैन रिक्वायर्ड फॉर हेक्टेयर एरिया। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की बुवाई करने के लिए 3 आँखों वाले टुकड़े की आवश्यकता होती है। तो कितने टुकड़े होने चाहिए? 3 आँख वाले टुकड़े पूछ रहा है। तो आपसे गन्ने की जो बीज दर पूछता है, सीड रेट पूछता है, उसमें 3 वर्ड्स वाले या फिर 3 आँख वाले जो गन्ने के बुवाई के जो टुकड़े होते हैं वही पूछता है। तो 35,000 से 40,000 इसका उत्तर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गन्ने की सीड रेट तो हमने क्वेश्चन में देख ली है। अब इसके अलावा इसमें हम क्या देखेंगे? गन्ने का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? तो सेकेरम ऑफिशिनेरम होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? सेकेरम ऑफिशिनेरम, हिंदी में लिख देता हूँ ऑफिशिनेरम, ऑफिशिनेरम, क्योंकि हिंदी वाले भी नाराज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो सेकेरम ऑफिशिनेरम हो जाएगा किसका? गन्ने का। थोड़ा सा कलर इसमें चेंज करना चाहूँगा क्योंकि साफ दिख नहीं रहा है ये लाल वाला। हाँ, ये थोड़ा स्पष्ट दिख रहा है। ओके, ग्रीन कलर, हाँ ये सही दिखेगा। हाँ ठीक है, ओके। तो सेकेरम ऑफिशिनेरम हो जाएगा। और ये ग्रेमनी कुल से बिलोंग करता है। किस कुल से बिलोंग करता है? तो ग्रेमनी कुल से बिलोंग करता है। ये भी आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, और आपको क्या क्या याद रखना है साथियों गन्ने के बारे में? सेकेरम ऑफिशिनेरम हो गया, और इसका जो सीड रेट है वो तो आपको कंफर्म हो गया, 35,000 से 40,000 हो जाएगा। और इसका उत्पादन में प्रथम स्थान यूपी का है, याद रखिएगा। किसका? यूपी का है। और इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी हमने देख लिया कि शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गन्ना का जो ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो गन्ना का बोले तो
तो वो कहाँ पर है, तो गन्ना का जो ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुगर कैन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों, कोयम्बटूर में, ब्रीडिंग वाला। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सकता है, वरना आप लखनऊ लगा के आ जाओ। ब्रीडिंग वाला पूछे, SBI बोलते हैं उसको, SBI यानी कि शुगर कैन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और जो शुगर कैन वाला था वो कहाँ पर है, वो था आपका लखनऊ में, शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और शुगर कैन इंस्टीट्यूट को हम IISR बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, ठीक है, IISR बोला था, और ये था SBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाकी और पॉइंट्स हम देखते चलेंगे। और एक आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, हमने जो है कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है ग्रुप का, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का दिया है, और क्या बोलते हैं टेलीग्राम का दिया है, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर बहुत सारे नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजेंसी इन मस्टर्ड ऑयल इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो सरसों के तेल में तीखापन होता है, कसैलापन होता है, किसके कारण होता है? आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि सरसों का तेल में थोड़ा सा कसैलापन या तीखापन होता है, पंजेंसी होती है, तो वो होता है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेट के कारण। सरसों के बारे में हम और भी पॉइंट्स देख चुके हैं, इसका क्या बॉटनिकल नेम, सीडेट वगैरह, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखेगा कि आइसोथायोसाइनेट के कारण इसमें तीखापन होता है। काबुली चने की प्रजाति इनमें से कौन कौन सी हैं? तो जितने ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें सभी जो है काबुली चने की वैरायटी हैं, याद रखिएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी धान्य फसल की माल्ट और बेवरेज इंडस्ट्रीज में मांग होती है? तो मांग होती है किसमें, माल्ट और बेवरेज। बेवरेज क्या होता है, तो आपको बता दूं, जो इंग्लिश शब्द है बेवरेज, इसका मतलब होता है पेय पदार्थ, पेय पदार्थ। इसका एग्जाम्पल चाय भी है पेय पदार्थ का। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फसल है जिसका इस्तेमाल हम माल्ट एंड बेवरेज के रूप में किया जाता है, पेय पदार्थ बनाया जाता है। तो बेसिकली जो जौ है आपका, जिसको हम बार्ले बोलते हैं, हार्डियम बल्गेर इसका बॉटनिकल नेम होता है जौ का। तो इससे क्या होता है, इससे हम जो है, हम नहीं जो बनाते हैं उसमें कारखानों में, इससे बियर बनाई जाती है, ठीक है, बियर बनाई जाती है, जो कि एक प्रकार का पेय पदार्थ है। किससे बनाई जाती है, जौ से बनाई जाती है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका हार्डियम बल्गेर इसका बॉटनिकल नेम होता है जौ का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंजूषा तथा मंदाकिनी की प्रजातियां हैं। तो मंजूषा और मंदाकिनी किसकी प्रजातियां हैं, पूछ रहा है आपसे। तो ये सिट्रोनेला की प्रजातियां हैं। किसकी, सिट्रोनेला की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेड़ी किस फसल से संबंधित है? तो रेटूनिंग बोलते हैं जिसको हम। तो रेटूनिंग जो है वो बेसिकली किस फसल से संबंधित है, रेटूनिंग। तो रेटूनिंग जो है वो आपकी गन्ना से संबंधित है, शुगर केन से संबंधित है। रेटूनिंग में क्या होता है कि एक बार हमने फसल को बोया और फसल इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है, फसल इतनी बड़ी हो गई है, उसको हमने काट लिया, अब उसकी जो जड़ें बची हैं यहाँ पर नीचे, उनसे ही नई फसल फिर से तैयार हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम रेटूनिंग बोलते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपको ज्ञान रहे इसके बारे में कि क्या होता है। तो रेटूनिंग जो होता है गन्ने में होता है, इसको हम गन्ने की पेड़ी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो गन्ने के बारे में भी हम बहुत से पॉइंट्स देख चुके हैं, ठीक है साथियों। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद रखिएगा कि गन्ने में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n = 80 होते हैं। कितने होते हैं, 2n = 80 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और जो चाइनीज़ गन्ना है उसमें 118 पाए जाते हैं। कितने, उसमें ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो हमारा जो भारतीय गन्ना है उसमें 80 क्रोमोसोम नंबर रहते हैं, चाइनीज़ गन्ना में 118 क्रोमोसोम नंबर रहते हैं। कितने, 2n = 118, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गन्ने की अर्धशाली रुपाई ... में सामान्य है। तो गन्ने की जो अर्धशाली रुपाई है वो किस में सामान्य है? तो 12 में का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में सामान्य है गन्ने की अर्धशाली रुपाई। अगला है, रिपेनिंग एंड मैच्योरिटी ऑफ शुगर कैन इज मेजर्ड बाय। तो गन्ने में परिपक्वता और कटाई अवस्था की माप किसके द्वारा करते हैं? हमें कैसे पता चलेगा, गन्ना खेत में खड़ा हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा कि गन्ना कटने के लिए तैयार हो चुका है, पककर गन्ने की फसल तैयार पककर हो गई है? तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम हैंड रिफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, रिफ्रैक्टोमीटर का। एनीमोमीटर का इस्तेमाल हम विंड स्पीड के लिए करते हैं, जो हवा की गति को मापने के लिए, ठीक है। टेंशियोमीटर से हम क्या करते हैं कि जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन को नापते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विल्ट डिसीज इज रिलेटेड टू। तो जो उकटा बीमारी है वो किससे संबंधित है? तो जो उकटा बीमारी है ये मुख्यतः चने से संबंधित है। किससे, चने से, ठीक है। और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम इसका क्या है, ये आपको यहाँ याद नहीं रखना, नहीं पूछेगा इतना, लेकिन मैं बता देता हूँ। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक एक कवक होता है, फंगस होता है, जिसके कारण आपका ये डिसीज़ होता है। कौन सा, उकटा, जिसको हम विल्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप एलिमिनेट कीजिए तो पल्सेस हो जाएगा। चना एक प्रकार की दलहनी फसल है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर कैन इज नोन एज। तो गन्ने के
फूल वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम एरो कहते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि गन्ने से कितना, देखो जितने पॉइंट मैंने बताया है उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके क्लियर होते जा रहे हैं। क्या कहते हैं? एरो कहते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे देगा, आपको क्वेश्चन यही दे देगा, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करेगा। जो एरो यहाँ दिया है ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वो एरो के नाम से किस फसल का जानते हैं हम। तो ऑप्शन में दे देगा गन्ना, दे देगा आपको मटर, दे देगा ये, दे देगा चना, दे देगा वो, कुछ भी दे देगा आपको। तो आपको याद रखना है कि जो एरो है वो गन्ने से ऐसे मतलब घुमा के पूछ लेता है थोड़ा सा, मतलब जो कहते हो प्रश्न नहीं देता है। तो ये ऐसे भी आप क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी तेल में भरपूर पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है सूरजमुखी तेल में? तो 16th का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका PUFA। PUFA पाया जाता है सूरजमुखी के तेल में भरपूर मात्रा में। सामान्य गेहूं को वानस्पतिक रूप से जाना जाता है। तो सामान्य गेहूं यानी कि कॉमन ब्रेड व्हीट जो है उसको हम ट्रिटिकम एस्टिबम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिबम। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ट्रिटिकम एस्टिबम है जिसको हम कॉमन ब्रेड व्हीट बोलते हैं उसमें क्रोमोजोम नंबर होते हैं 2n = 42, यानी कि 2n = 42 क्रोमोजोम इसमें होते हैं। सही से लिख दूँ थोड़ा सा, 42 क्रोमोजोम होते हैं। और ये कैसा होता है? ये हेक्साप्लॉइड होता है। हेक्साप्लॉइड हिंदी में बोलें तो ये षटगुणित होता है। कैसा होता है? षटगुणित, हेक्साप्लॉइड या षटगुणित होता है, याद रखिएगा साथियों। जो आपके सामने जो पहला ऑप्शन दिया गया है साथियों, जो कि ट्रिटिकम ड्यूरम है, इसको हम क्या बोलते हैं साथियों? तो जो ट्रिटिकम ड्यूरम है इसको हम मैक्रोनी व्हीट भी कहते हैं। क्या? मैक्रोनी व्हीट, मैक्रोनी व्हीट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है साथियों। और इस गेहूं की प्रजाति से सूजी और सेवइयां भी इसी प्रजाति से बनाई जाती हैं। इसी को ट्रिटिकम ड्यूरम को हम काठिया गेहूं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काठिया। काठिया गेहूं भी हम किसको कहते हैं? ट्रिटिकम ड्यूरम को ही कहते हैं। और जो ट्रिटिकम ड्यूरम है इसमें क्रोमोजोम नंबर 28 होता है। कितना होता है? 28 क्रोमोजोम नंबर होता है। 2n = 28 होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि ट्रिटिकम डाइकोकम आपसे पूछा गया है। तो ट्रिटिकम डाइकोकम जो है इसमें भी 28 क्रोमोजोम होते हैं। इससे उपमा बनाने के लिए ये अच्छा रहता है। अब ट्रिटिकम जो मोनोकोकम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कि जो आपसे पूछ रहा है ट्रिटिकम मोनोकोकम, ठीक है, इसको हम आइन कॉर्न भी बोलते हैं। ये डाइप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड, और इसमें 14 क्रोमोजोम नंबर होते हैं। मोनोकोकम में 14 होते हैं और ड्यूरम में 28 होते हैं, और जो आपका एस्टिबम है उसमें 42 होते हैं। ठीक है साथियों। तो आपको कंफर्म हो गया होगा जो डाइकोकम है उसमें भी 28 ही होते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। इसका तो ऑप्शन बी सही है। डुअल पर्पस वेराइटी ऑफ लिनसीड इज, तो अलसी की बहुउद्देशीय या द्विउद्देशीय प्रजाति कौन सी है? द्विउद्देशीय। तो 8वें का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन डी, 8वां नहीं है सॉरी, 18 में का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि जो आपके सामने दी गई हैं ये सभी जो हैं द्विगुणित प्रजाति हैं। 1000 दानों के वजन को हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट ही बताने वाला हूँ कि जो 1000 दाने के वजन है उसको हम टेस्ट वेट या फिर टेस्ट भार कहते हैं, या फिर जिसको हम हिंदी में परीक्षण वजन बोल सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट भार ही लिख के दे दिया, टेस्ट वेट बोलते हैं 1000 दानों के वजन को। और अगर आपसे पूछता 100 दाने के वजन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही घुमाएगा आपको। आप अगर टेस्ट वेट लगा के आ जाएंगे गलत हो जाएगा। 100 दाने के वजन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों? उसको हम सीड इंडेक्स बोलते हैं। क्या? सीड इंडेक्स। 100 दाने का वजन पूछे तो 100 दाने का वजन अगर पूछे आपसे तो हो जाएगा आपका सीड इंडेक्स। ठीक है। और 1000 का पूछे तो टेस्ट वेट हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैंट इज़ आ फेमस वेराइटी ऑफ। तो कैंट जो है वो किसकी एक फेमस वेराइटी है? तो 20वें का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ओट की या फिर ओट्स जिसको हम जई बोलते हैं, जो कि एक चारे वाली प्रमुख फसल है। तो कैंट उसकी एक बहुत फेमस वेराइटी है। किसकी? ओट की। और आप जो ओट है उसकी 2 वेराइटी और याद रखिएगा। कैंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, कोचमैन और अल्जेरियन भी किसकी है? इसी की है। कोचमैन और अल्जेरियन ये किसकी वैरायटी है? ये भी आपके ओट की ही वैरायटी है जिसको हम जई बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से, देखिए जई के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए। अब जई है तो एविना सटाइवा इसका बॉटनिकल नेम होता है। क्या होता है? एविना सटाइवा, क्योंकि पूछ सकता है, एविना सटाइवा होता है। और क्या याद रखना है? ये ग्रैमनी कुल से संबंधित है, ग्रैमनी कुल से ये संबंधित है। और आपको और क्या याद रखना है साथियों इसके बारे में, कि इसका उत्पत्ति स्थान एशिया माइनर है, और यह सेल्फ पॉलिनेटेड रबी की क्रॉप है। और एशिया माइनर, उत्पत्ति स्थान जरूर याद रखिएगा, उत्पत्ति स्थान इसका जो है एशिया माइनर है, एशिया माइनर है, याद रखिएगा।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत पॉइंट्स इसके हमने देख लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स वो हमने देख लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉन एज किंग ऑफ सीरियल्स। तो किंग ऑफ सीरियल्स के नाम से हम किस फसल को जानते हैं जो कि धान्य फसलों का राजा कहलाता है? तो हम ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गेहूँ, जिसको हम व्हीट बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? गेहूँ हो जाएगा, जिसको हम व्हीट बोलते हैं, किंग ऑफ सीरियल्स। अगर आपसे क्वीन ऑफ सीरियल्स पूछे, क्वीन ऑफ सीरियल्स कौन है? अनाज की फसलों की रानी मक्का है। ठीक है, मक्का हो जाएगा। जिया मेज होता है इसका बॉटनिकल नेम मक्का का। गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिबम बॉटनिकल नेम, याद रखिएगा। गेहूं किससे? ग्रेमनी कुल से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे एक चीज़ और पूछे कि सब्जियों में किसको राजा कहते हैं, मतलब सब्जियों का राजा किसे कहा जाता है, क्योंकि आपके रबी क्रॉप्स में उसको हम पढ़ेंगे, तो आलू को कहते हैं। किसको कहते हैं? आलू को कहते हैं। आलू को बोलते हैं हम ट्यूबरोसम। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम इसका क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। किसका? आलू का। सोलेनम ट्यूबरोसम इसका बॉटनिकल नेम होता है आलू का, याद रखिएगा। और कुछ पॉइंट्स और याद रखिएगा आलू के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सोलेनेसी कुल से संबंधित है, सब्जियों का राजा तो कहा ही जाता है। ठीक है, और ये किससे? सोलेनेसी कुल से संबंधित है। कौन? आलू। अब मैं आलू की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में आलू नहीं है, लेकिन मैं आलू ही बता रहा हूँ आपको। ये किससे? सोलेनेसी कुल से संबंधित है। सोलेनेसी, सुन के लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर इतने अच्छे से मुझ पर लिखते नहीं बनता है। और क्या याद रखना है आलू से रिलेटेड आपको? आलू से रिलेटेड आपको और एक चीज़ और याद रखना है, इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 48, और इसका उत्पत्ति स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू का जो उत्पत्ति स्थान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्पत्ति स्थान पेरू में है। कहाँ पर है? पेरू में है। पेरू दक्षिण अमेरिका में है, ये आपको दिख रहा होगा। पेरू दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका बोल सकते हैं। पेरू साउथ अमेरिका में उत्पत्ति स्थान है किसका? आलू का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप लोग, मैंने बताया जो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना वो वाला, क्योंकि और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, क्योंकि जॉब से रिलेटेड जब भी कोई वैकेंसी आती है, कुछ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो मैं आपको सबसे पहले उसका जानकारी दे सकूं, उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करते रहा करिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 CRI स्टेज ऑफ व्हीट कम्स आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ व्हीट सोइंग स्टेज। तो भाई ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेहूं की CRI अवस्था बुवाई के कितने दिन बाद आती है? तो ये 21 दिन बाद आती है। ठीक है, वैसे अप्रोक्सीमेट 20 से 25 दिन इसका माना गया है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट बिल्कुल एग्जैक्ट माना गया है 21 डेज माना गया है कि बुवाई के किस दिन बाद गेहूं की CRI स्टेज आ जाती है। CRI क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं इसको, CRI को। तो ये क्या है? ये मोस्ट क्रिटिकल आपकी बोल सकते हैं एक स्टेज है। मोस्ट इरिगेशन के लिए मोस्ट क्रिटिकल अगर है कोई भी स्टेज है तो वो कौन सी है? मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर व्हीट क्रॉप, गेहूं की फसल के लिए, तो वो CRI अवस्था ही है 21 दिन के बाद, फसल को बोने के 21 दिन के बाद। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि अगर गेहूं की फसल में केवल एक सिंचाई देना है हमें, तो किस अवस्था पर करेंगे हम सिंचाई? केवल एक सिंचाई उपलब्ध है, हम केवल इतना पानी उपलब्ध है कि हम उसमें केवल एक सिंचाई कर सकते हैं, तो कौन सी अवस्था में हम गेहूं की जो है सिंचाई करेंगे? तो वो CRI स्टेज ही हो जाएगा, क्राउन रूट इनिशिएशन। ठीक है, तो ये कि 21 डेज आफ्टर सोइंग ये होता है, 21 दिन के बाद ये आपका आता है स्टेज, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट। अगला है ट्रिटिकम ड्यूरम। मैक्रोनी भारत में गेहूं उत्पादन का प्रतिशत होता है। तो ट्रिटिकम ड्यूरम, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि जो ट्रिटिकम ड्यूरम है इसको हम मैक्रोनी व्हीट भी कहते हैं, तो इसका परसेंट कितना है टोटल प्रोडक्शन में भारत में? 23 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 12%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप। तो इनमें से कौन सी फसल खाने वाली तिलहनी फसल नहीं है? तो जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इसमें से आपका आंसर लिनसीड हो जाएगा, अलसी। वैसे तो अलसी का तेल खाया जाता है, बहुत से लोग खाते हैं, लेकिन अगर हम कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखें तो जो लिनसीड है इसको हम व्यावसायिक तौर पर उगाते हैं, व्यवसाय के लिए उगाते हैं। जैसे कि इसका इस्तेमाल करते हैं हम तेल वार्निश आदि के लिए, वार्निश नाम सुना होगा आपने, वार्निश के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं अलसी के तेल का। और इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो आते हैं उनको बनाने के लिए भी लाइन सीड के जो ऑयल है उसका बहुत लार्ज स्केल पर काम में लिया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि जो है सिरसा नंबर 9 इज़ द वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। तो सिरसा नंबर जो 9 है वो किस फसल की किस्म है? 25 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपकी किसकी है? सिरसा नंबर 9 ये आपकी लूसर्न की है। लूसर्न को हम क्या बोलते हैं? रिजिका बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूसर्न में अच्छी गांठ बनाने के लिए कौन सी राइजोबियम स्पीसीज प्रयोग किया जाता है? लूसर्न में कौन सा राइजोबियम स्पीसीज का हम इस्तेमाल करते हैं? 26 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों, राइजोबियम मेलिलोटी।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइजोबियम मैलीलोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 27 पूछ रहा है कि बरसीम यील्ड्स इज अबाउट क्विंटल पर हेक्टेयर ऑफ ग्रीन फॉडर। तो हरे चारे के लिए बरसीम की पैदावार या फिर उपज बोल सकते हैं, उपज कितनी होती है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 800 से 1000, जो कि मैंने आपको पहले ही बरसीम में क्लियर कर दिया था। पिछले क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स आपको बताने थे मुझे, जो कि एक लिनसीड था आपका अलसी के बारे में मैंने बताया नहीं था, बता देता हूँ कि जो अलसी है उसका बॉटनिकल नेम होता है, वानस्पतिक नाम होता है लाइनम ओसीटेटिसिमम। क्या होता है? लाइनम ओसीटेटिसिमम। भाई क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए आपका, टेटिसिमम आपका फंसना चाहिए क्वेश्चन। मेरा यही अल्टीमेट गोल है कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर से पास हों, मेरा अल्टीमेट गोल ही यही है। बस आप लोग सपोर्ट भी करते रहिएगा, ये होता है। और इसके फैमिली के बारे में भी देखते हैं। लीनिएसी कुल है इसका, क्या है? लीनिएसी कुल है इसका। और इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिमी एशिया है। क्या है? दक्षिण पश्चिमी एशिया। इंग्लिश वाले याद रखिएगा, साउथ वेस्ट एशिया, SWA, ठीक है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इसमें? चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंबल शिखा त्रिवेणी इसकी जो है वैरायटी है, अगर लिख सकूँ तो लिख लेना, चंबल शिखा त्रिवेणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हमने दो क्वेश्चन यहाँ से हम कर चुके हैं, हाँ बरसीम तक कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। कासनी इज द एसोसिएटेड वीड ऑफ। तो कासनी फसल से संबंधित खरपतवार है। तो खरपतवार क्या होते हैं? जो कि हम उनको बोते ही नहीं हैं, अपनी फील्ड में बोते ही नहीं है, ऑटोमेटिक उगाते हैं। उन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। बोल सकते हैं बिन बुलाए मेहमान हैं, कि इनको हमने बुलाया ही नहीं और ज़बरदस्ती आ जाते हैं, तो उसको हम क्या खरपतवार बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बरसीम हो जाएगा। जो कासनी एक प्रकार का खरपतवार है, ये बरसीम से रिलेटेड होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीड रेट ऑफ पी इज। तो मटर की बीज दर कितनी हो जाएगी, आपसे ये पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। इसकी मटर की बात हो रही है। अब हम मटर के बारे में सब कुछ देखेंगे, एक एक चीज़ देख रहे हैं। तो मटर जो है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है मटर का? तो बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइबम एल। ये पूछ सकता है आपसे, पाइसम सटाइबम होता है इसका बॉटनिकल नेम मटर का। और इसका कुल कौन सा है? तो वही लेग्यूमिनेशी है। सभी जितने भी ये आपकी दलहनी फसलें हैं, सबका कुल क्या है? लेग्यूमिनेशी है, याद रखिएगा। क्या है? लेग्यूमिनेशी कुल है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं? तो 2n = 14, इसमें 14 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। और आपको क्या क्या याद रखना है, और भी याद रखना है आपको पॉइंट, इतने से काम नहीं चलेगा, कि इसका उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। क्या? भारत इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और क्या याद रखना है आपको, इसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है? प्रोटीन इसमें 25% पाया जाता है समथिंग, ठीक है। 25% प्रोटीन पाया जाता है। और इसकी परिपक्वता मापने के लिए कि ये पक गई है कि नहीं, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो टेंड्रोमीटर, क्योंकि उसका पूछा गया था क्या बोलते हैं गन्ना का पिछली में, तो पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। टेंड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं कि ये मटर पकी है या नहीं पकी है। और आपको क्या याद रखना है? और आपको याद रखना है, प्रोटीन मैंने बताई थी, इसमें 25% प्रोटीन रहता है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, ये डिब्बाबंदी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। डिब्बाबंदी क्या होता है कि उसको हम संरक्षित करके रखते हैं, पैक करके रख देते हैं, ठीक है। तो वो सबसे अच्छी फसल कौन सी है डिब्बाबंदी के लिए? तो मटर को हम बोल सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए आपको बताया है। मटर दो प्रकार की होती है, एक होती है गार्डन पी और एक होती है आपकी फील्ड पी। तो जो गार्डन पी होती है, गार्डन पी को मैं जी लिख देता हूँ, GP लिख देता हूँ। तो गार्डन पी होती है, उसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइबम, तो मैं बता चुका हूँ, तो उसको PS लिख देता हूँ, पाइसम सटाइबम हॉर्टेंस। गार्डन पी का होता है हॉर्टेंस, लास्ट में हॉर्टेंस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो गार्डन पी का हो जाता है पाइसम सटाइबम हॉर्टेंस। एक होता है आपका फील्ड पी, तो उसको हम FP नाम से लिख रहे हैं। फील्ड पी का हो जाएगा पाइसम, P से पाइसम, S से सटाइबम, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका आरवेंसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरवेंसिस। पाइसम सटाइबम आरवेंसिस होता है, आरवेंसिस। तो यहाँ पर मैंने सही नहीं लिखा है, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, आरवेंसिस ऐसे लिखेंगे, AR। पाइसम सटाइबम तो मैंने लिख के बता दिया था, ARVENSIS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो प्रकार की मटर होती है। गार्डन पी कौन सी होती है? जो हरी मटर होती है, जो कि हम सब्जी बनाकर जिसकी खाते हैं। फील्ड पी जो है वो सफ़ेद मटर होती है, आपने देखा हो, जो कि अगर आपने क्या एग्जाम्पल दूँ आपको, हाँ, अगर आपने जो पानी की टिक्की होती है, आलू की टिक्की होती है, उसमें जो मटर डलती है सफ़ेद सफ़ेद, आपने खाई होगी, तो वो वाली जो मटर है वो इस्तेमाल होती है, वो उसको हम फील्ड पी बोलते हैं। और आपने जो मटर की आप सब्ज़ी खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? वो गार्डन पी होती है, ठीक है साथियों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले एक दो पॉइंट और देख लेते हैं मटर से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट फसल है मटर।
मटर की कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटी देख लेते हैं, ठीक है। तो वेराइटी क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है अर्किल किसकी मटर है, अर्किल किसकी वेराइटी है, तो ये मटर की वेराइटी है। और आपसे पूछेगा मिटियोर, मिटियोर किसकी है, मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। तो मिटियोर जो है वो भी आपकी इसी की मटर की वेराइटी है। और आपको याद रखना है कि जो अपर्णा है वो किसकी वेराइटी है, ये आपकी फील्ड पी की आ गई, ठीक है। जो गार्डन पी की बता रहा था मैं, कि जो आपको बताया था मैंने अभी, क्या क्या बताया था मैंने, याद रखिएगा। जो अर्किल है और हरा बोना है, मिटियोर है और बॉर्नविले है, ये सब हैं उद्यान मटर, जो कि हरी मटर होती है, इसको हम खाते हैं, उसकी वैरायटी थी। और आपका जो फील्ड पी है उसकी वैरायटी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछता है अपर्णा। अपर्णा जो है फील्ड पी की वैरायटी है, सफ़ेद मटर जिसको हम बोलते हैं। भारत की पहली संकर किस्म भी है ये, ठीक है। और एक और याद रखिएगा रचना, ये भी मटर की ही वैरायटी है, ठीक है साथियों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतना ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आप एग्जाम में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। और भवानी एक प्रजाति है, तो बताइए जय भवानी, बताइए किसकी प्रजाति है। तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपके तोरिया की वैरायटी भवानी। अगला है ब्रेसिका नाइग्रा इज आ, तो ब्रेसिका नाइग्रा जो है वो क्या है, 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बनारसी राई है। मैंने शुरू में भी बताया था ये पॉइंट आपको कि ब्रेसिका नाइग्रा जो है वो बनारसी राई है, और जो भारतीय राई है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि जो ब्रेसिका नाइग्रा है वो तो बनारसी राई हो गई है। लेकिन अगर हम राई की बात करें, केवल राई की बात करें, तो ये अगर भारतीय राई की बात करें तो ब्रेसिका जंसिया, इंडियन जो राई है, इंडियन मस्टर्ड है, तो उसको हम बोलेंगे, देखो ब्रेसिका को मैं बी अकेला लिख रहा हूँ, ब्रेसिका जंसिया हो जाएगा, जंसिया, ठीक है। ब्रेसिका जंसिया क्या है, ये भारतीय राई है। और पहाड़ी राई भी मैंने आपको बताया था, तो पहाड़ी राई का क्या हो जाएगा, तो साथियों पहाड़ी राई का हो जाएगा ब्रेसिका रियूगोसा, ब्रेसिका तो हो ही जाएगा, ब्रेसिका बी से ब्रेसिका, रियूगोसा RUGOSA, ब्रेसिका रियूगोसा हो जाएगा पहाड़ी राई का। बनारसी राई आपका दिया ही गया है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IIPR इज लोकेटेड एट, तो IIPR कहाँ पर स्थित है, तो IIPR का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कहाँ पर है, यानी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जहाँ पर दलहन फसलों का अनुसंधान कार्य होता है, रिसर्च वर्क होता है, वो कहाँ पर है, तो ये आपका कानपुर में है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ में हम देख चुके थे कि लखनऊ में हमारा शुगर कैन ब्रीडिंग वाला था, ठीक है, क्या था, नहीं ब्रीडिंग वाला नहीं था, सॉरी, शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट था, ब्रीडिंग वाला तो हमारा कोयम्बटूर में था। झांसी में क्या स्थित है, देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे यूपी में जितने हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झांसी में IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट IGFRI है। इसके अलावा काफरी भी यहीं पर है, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पर है, सॉरी मैंने CARI इस पर लिख दिया, CAFRI होता है, काफरी बोलते हैं, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी झांसी में है। इसके साथ साथ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी झांसी में है, जिसको हम RLBCAU बोलते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तो ये भी आपकी कहाँ, झांसी में स्थित है। इतना आपको याद रखना है, अगर झांसी से क्वेश्चन बनेगा कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट से तो यहीं से बनेगा, याद रखिएगा। अब नई दिल्ली में तो मैं बता चुका हूँ कि IARI है और ICAR और IARI है, यहाँ पर नई दिल्ली में, जो कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे यार ये मिटेगा नहीं, मिट गया। इसका तो आंसर कानपुर था, IIPR का याद रखिएगा। अगला है गोमती किस मिंट फसल की किस्म है, तो गोमती इज अ वेराइटी ऑफ विच फॉलोइंग मिंट, तो 33 का आपका ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, जापानी मिंट का सही उत्तर इसका हो जाएगा जापानी मिंट, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ सकर्स किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फॉर मेंथा प्रोपेगेशन इज, तो मेंथा के प्रोपोगेशन के लिए हम कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रोपोगेशन के लिए हम सकर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कितने सकर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो 34 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 500 से 600। इस क्वेश्चन से आपका क्या क्लियर हुआ कि जो मेंथा का हम प्रवर्धन करते हैं वो हम सकर्स से करते हैं, किससे, सकर्स से करते हैं। कितना करते हैं, 500 से 600 संख्या में है ये, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मेंथा प्रोपोगेशन, तो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में कितना करते हैं, तो 500 से 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सकर्स का इस्तेमाल हम करते हैं मेंथा के प्रोपोगेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइशम शटाइवम किस्म ऑर्वेंसिस किस मटर का वानस्पतिक नाम है, तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैं पहले आपको मटर में बताने की कोशिश कर रहा था कि अब आपको मैंने बताया था, एक होता है पाइशम शटाइवम आर्बेंसिस, एक होता है पाइशम शटाइवम हॉर्टेंस, तो यहाँ पर आर्बेंसिस की जगह अगर हॉर्टेंस दे दे आपको तो आंसर हो जाएगा आपका गार्डन पी,
लेकिन अगर आपको अर्बेंसिस दिया है तो आंसर होगा फील्ड पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर फील्ड पी है। लेकिन अगर आपको अर्बेंसिस की जगह अर्बेंसिस को यहाँ से काट देता, अब इस बार आपको दे सकता है कि अर्बेंसिस को काट के आपको हॉर्टेंस दे दे, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकता है कि जो ऑप्शन में है वो क्वेश्चन बना दे और जो क्वेश्चन में है वो ऑप्शन में दे दे। तो कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को इसलिए आपको डीपली अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। रैंक ऑफ यूपी इन मेंथा प्रोडक्शन इन इंडिया इज, तो भारत में मेंथा के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 36 का ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, एक मिनट रुकिएगा। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि यूपी का जो स्थान है प्रथम स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश मेंथा के प्रोडक्शन में। अगला क्वेश्चन है सिम्बोपोगन फ्लेक्सस किस फसल का वानस्पतिक नाम है? 37 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये लेमन ग्रास का है। तो क्या है साथियों? सिम्बोपोगन फ्लेक्सस, याद रखिएगा लेमन ग्रास का है। अगला है लेमन घास की कटिंग एक वर्ष में ली जा सकती है, तो एक वर्ष में कितनी कटिंग लेमन ग्रास की? देखो ये जो जितने फसलें हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे लेमन ग्रास है तो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसका उत्पत्ति स्थान, ये सब चीज़ें आप स्वयं से भी करके जा सकते हैं, ठीक है, जरूर कीजिएगा। क्योंकि एक वीडियो में इतना सब कुछ बताना बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन मैं जो चीज़ें इम्पॉसिबल भी हैं वो भी पॉसिबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वीडियो में बहुत कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। 38 में का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 से 4 हो जाएगा। अगला है मसूर में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो जितने भी दलहनी फसलें हैं, मैं आपको एक चीज़ सिंपली बता देता हूँ। 39 यहाँ पर तो थोड़ा सा मतलब दिया गया है कि सब अप्रोक्सीमेट दिया गया है, मतलब यहाँ तो आसपास ही दिए गए हैं ऑप्शन, तो यहाँ तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन मोस्टली जो दलहनी फसलें हैं उनमें 20 से 25% के बीच में ही पाया जाता है क्या प्रोटीन, 20 से 25%। केवल सोयाबीन में 40-42% पाया जाता है, सोयाबीन में, ठीक है। उसके अलावा सब में कितना पाया जाता है? 25% से ज़्यादा किसी में नहीं पाया जाता है लगभग, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोटीन कंटेंट पूछ रहा था लेंटिल यानी मसूर में, ठीक है। तो अब हम मसूर के बारे में भी कुछ देख लेते हैं ना, क्योंकि मसूर भी आपकी इंपॉर्टेंट फसल है ना, इसकी क्या बोलते हैं रबी क्रॉप की। जो मसूर है जिसको हम इंग्लिश में लेंटिल बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम होता है लेंस एस्क्यूलेंटा। क्या होता है? लेंस एस्क्यूलेंटा होता है, याद रखिएगा। क्या? लेंस एस्क्यूलेंटा इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा। और ये लेग्यूमिनेसी कुल से ही बिलोंग करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और आपको क्या याद रखना है, और भी बहुत सी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, वो क्या हो जाएंगी? इसका उत्पत्ति स्थान भारत है, ये याद रखना है। कहाँ भारत है ये मैं लिख नहीं रहा हूँ। और इसको सबसे पुरानी दलहन फसल कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी दलहन फसल अगर आपसे पूछे कौन सी है तो वो यही है। विश्व की सबसे पुरानी दलहन फसल लेंटिल या फिर मसूर ही है, याद रखिएगा। इसमें क्षेत्रफल में, उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में हमारा यूपी इसमें प्रथम स्थान पर है। किसके? मसूर के उत्पादन में और क्षेत्रफल दोनों में यूपी पहले नंबर पर आता है। प्रोटीन का तो इसमें ही क्लियर हो गया है कि 25% इसमें प्रोटीन पाई जाती है मसूर में, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो मसूर है इसमें जो जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, जैसा कि आपको बताया गया था, मैंने बताया था कि सभी दलहनी फसलें क्या करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। तो सबसे अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन या सबसे ज़्यादा जो करती है वो लेंटिल की फसल है। सबसे अच्छा पूरी दलहनी फसलों में सबसे अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता पाई जाती है लेंटिल के पास। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसकी सीड रेट 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। ये रबी सीजन की क्रॉप है तो पता ही है, तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है। सीड रेट इसकी 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर है, याद रखिएगा। और आपको इसमें क्या याद रखना है? 2 इसकी वैरायटी याद रख लीजिएगा, एक दो वैरायटी भी याद रख लीजिएगा। शिवालिक और क्या है? शिवालिक और सपना और प्रिया। शिवालिक, सपना, प्रिया, ये मैं आपके फ्रेंड्स के नाम नहीं बता रहा हूँ, ये मैं वैरायटी बता रहा हूँ लेंटिल की, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या हो जाएगा? मल्लिका और गरिमा, ये भी मल्लिका हो जाएगा, गरिमा हो जाएगा। ये हाँ वैरायटी ही है, ये आपके फ्रेंड के नाम नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। 39 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी 25%, जो कि मैं बता चुका हूँ। अगला है जौ की माल्ट प्रजाति कौन सी है? तो 40 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल हैं जो कि माल्ट वैरायटी हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है मैलिक एसिड खट्टे स्वाद के लिए उत्तरदायी है। तो मैलिक एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल शॉर्टेस्ट इन, तो किस में है? तो ये चने के पत्तियों में पाया जाता है। मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, 2 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। मुख्यतः मैलिक एसिड पाया जाता है और कुछ मात्रा में ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है। तो देखिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, शुद्ध हिंदी, मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड चने की पत्तियों में पाए जाते हैं, जो जिसके कारण कि उसमें खटास आती है, ठीक है, याद रखिएगा, याद। और भाई चने के बारे में शायद मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। तो अब हम अगला 1 मिनट और 2 मिनट चने पर ही बात करने वाले हैं। तो चने के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले हम चना का वानस्पतिक नाम देखते हैं, जो कि साइसर एरिटिनम होता है। क्या होता है? साइसर
एरिटिनम, एरिटीनम होता है, ठीक है। ये भी लेग्यूमिनेशी कुल से संबंधित है, एल लिख दिया है मैंने लेग्यूमिनेशी का। और इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 16 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 2n बराबर 16 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है। इसको चिकपी बोलते हैं, बंगाल ग्राम, या इसको हम दलहनी फसलों का राजा, इसको हम चिकपी भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है चिकपी, और बंगाल ग्राम भी इसी को बोलते हैं। क्या? बंगाल ग्राम, बंगाल ग्राम। और क्या याद रखना है आपको इसमें, क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना है साथियों कि इसको हम दलहनी फसलों का राजा कहते हैं। राजा कहते हैं किसका राजा? दलहनी फसलों का राजा कहते हैं। रानी किसको कहते हैं? तो रानी हम कहते हैं मटर को, मटर को हम क्या रानी कहते हैं। दलहनी फसलों की रानी मटर है, और राजा कौन है दलहनी फसलों का? तो वो चना है, जिसको चिकपी या बंगाल ग्राम भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम जो है इसके बारे में और पॉइंट्स देखते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया इसका उत्पत्ति स्थान है, या फिर अफ़गानिस्तान भी बोल सकता है, अफ़गानिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना है आपको, विश्व भर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है चने का वो भारत में ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि आपको कमेंट करके बताना कि भारत में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है, चाहे आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गलत उत्तर मत देना, सही उत्तर देना है आपको, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको साथियों चने के बारे में कि ये जो है इसमें प्रोटीन 21% होती है। कितना? 21% इसमें प्रोटीन होती है, ये भी आपको याद रखना है। और जो चना है वो मुख्य फसल है, मुख्य दलहनी फसल है, यानी कि प्रमुख है, पहले नंबर पर आती है, सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली चना ही है, फिर उसके बाद अरहर का नाम आता है। दाल में अगर बात करें हम कि प्रमुख दलहन फसल भारत की, तो पहले नंबर पर चना आता है, दूसरे नंबर पर अरहर का नाम आता है, ठीक है साथियों। ये मैंने जो बॉटनिकल नेम आपको बताया था साइसर एरिटिनियम, ये था देसी चने का। किसका था? देसी चने का, याद रखिएगा। और जो एक होता है काबुली चना, जिसके दाने बड़े होते हैं थोड़े से, तो जो काबुली चने का होता है वो होता है सी से हो जाएगा साइसर, और केस काबुलियम, ठीक है। काबुली चने का काबुलियम हो जाएगा, ये याद रखना, बहुत ही सरल है, क्योंकि काबुली चना और काबुलियम, साइसर काबुलियम हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है कि इसकी जो सीड रेट है वो भी आपको याद रखना है कि इसकी सीड रेट बहुत पूछी जाती है साथियों, कि इसमें जो सीड रेट है वो 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखी जाती है। कितनी? 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। दोनों प्रकार के चने में अलग अलग सीड रेट है। देसी में क्या हो जाएगा साथियों? और एक हो जाएगा काबुली, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। देसी में जो है 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर है, ठीक है। अगर काबुली चने की हम बात करें तो इसमें 80 से 100 हो जाएगा केजी पर हेक्टेयर। तो काबुली चने का सीड जो है बड़ा होता है, लेकिन अगर हम उपज देखें, उपज सबसे अच्छी देसी चने की होती है, और जो ब्रांचिंग होती है, शाखाएँ निकलती हैं पौधे में से, वो भी देसी चने में अच्छी निकलती है काबुली चने की अपेक्षा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो चना है उससे काफ़ी पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा चने से संबंधित, वैसे बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें तो बतानी पड़ेगी। एक वैरायटी है चने की अवरोधी, जो कि पूछा गया था ना कि जो बिल्ट रोग है वो किस में लगता है, पूछा गया था ना आपसे। तो जो अवरोधी है ये इसकी क्या है? रेसिस्टेंट वैरायटी है बिल्ट डिसीज़ की, जो आपका उखटा रोग है उसकी रेसिस्टेंट वैरायटी है, इस वैरायटी में नहीं लगती है। तो ये चने की एक वैरायटी है अवरोधी, जो कि बिल्ट रोग जो है उसकी रेसिस्टेंट पावर रखती है। और चने में एक जो की जाती है, याद रखिएगा, एक प्रक्रिया की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम निपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निपिंग या टॉपिंग बोलते हैं। मोस्टली इसको निपिंग ही कहा जाता है, NIPPING, निपिंग कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि चने की पत्तियों को तोड़ा जाता है, या फिर इसको किसी पशु मतलब बोल सकते हैं कि बकरी के द्वारा ऊपर की पत्तियों को चराया जाता है, या फिर उसको तोड़ा जाता है। जिससे क्या होता है, इसमें मोर ब्रांचेस निकल के आती हैं चने के अंदर, ठीक है। मोर ब्रांचेस, अन्य बहुत सारी शाखाएँ निकल के आती हैं, जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, क्या कि इसमें जो है इसमें उर्वरक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन देते हैं, और 40 किलोग्राम क्या देते हैं हम इसमें पर हेक्टेयर? फास्फोरस देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम इसकी उपज देख लेते हैं। तो जो उपज है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर है उपज इसकी। किसके लिए? ये सिंचित क्षेत्र के लिए है। अगर आपसे अलग से पूछे कि असिंचित, जो जहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं है, पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ पर 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो अगर आपसे केवल उपज पूछे कितनी है तो 20 से 25 है। अगर आपसे पूछे कि असिंचित क्षेत्र पर कितनी है तो 8 से 12 है। और आपसे सिंचित पूछे इस सिंचित पर कितनी है तो 20 से 25 ही होगी, सिंचित जहाँ पर इरीगेशन वाटर उपलब्ध होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारी चर्चाएँ करी हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। नेक्स्ट है हमारा अस्टिलेगो रूडा ट्रिटिशाई इज एसोसिएटेड विद। तो कंडुआ रोग जो है वो किससे एसोसिएटेड होता है? तो ये जो है ये व्हीट से एसोसिएटेड होता है। इसमें जो है कंडुआ रोग लग जाता है, किसमें? गेहूं में। एक होता है रोगजनक होता है अस्टिलागो रूडा ट्रिटिशाई। अगला है
निपिंग इज एसोसिएटेड विथ, तो निपिंग किससे संबंधित है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको बता रहा था। मैंने बेसिकली ये क्वेश्चन का आंसर की तो निकाल लिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये क्वेश्चन आएगा आगे, तो मैंने बता दिया था पहले ही। तो देखिएगा, तो अब आ गया है तो बता देते हैं। तो ये चना से ही एसोसिएटेड है, ठीक है, वो पूछ लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं कि सूरजमुखी किस फैमिली से में आता है? तो बताना है आपको। 44 का आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, कंपोजिटी, बिल्कुल सही हो जाएगा, जो है इसमें आ जाएगा कंपोजिटी। ग्रेमिनी कुल में जो है मुख्यतः हमारी अनाज वाली फसलें आती हैं, जो चारे वाली फसलें भी थी कुछ, जैसे कि आपका ओट था, ओट्स, ठीक है, वो ग्रेमिनी में था। बाकी सब लेग्यूमिनेशी में भी था, जैसे कि बरसीम है और रिजिका है, वो लेग्यूमिनेशी में था। जो फैबेशी है ये लेग्यूमिनेशी का ही नया नाम है, ठीक है, लेग्यूमिनेशी का नया नाम फैबेशी है। और जो ग्रेमिनी कुल है इसका नया नाम है पोएशी, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि गेहूँ का बॉटनिक वो क्या है, कुल क्या है, और आपको पोएशी दे दिया, या गन्ने का पूछ लिया, गन्ने का भी ग्रेमनी है और गेहूं का भी ग्रेमनी है, तो पोएशी अगर आपको दे दिया तो पोएशी और ग्रेमनी एक ही बात है, और फैबेशी दे दिया तो फैबेशी और लेग्यूमिनेशी एक ही बात है, आप उससे परेशान मत होना। अगला है विच इज़ हस्कलेस वेराइटी ऑफ बार्ले, तो जौ की कौन सी किस्म छिलका रहित है? 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जितनी दी गई हैं ये सभी आपकी जौ की हस्कलेस या फिर छिलका रहित प्रजाति हैं। सेकेरम ऑफिशिनेरम एल गुणसूत्र संख्या क्या होता है? तो सेकेरम ऑफिशिनेरम आपसे पूछ रहा है। तो 46 का आपका हो जाएगा साथियों, क्या इसका हो जाएगा आपका 2n = 80। अब आप कहेंगे कि सर आपने शुरू में तो 118 भी बताया था, लेकिन याद रखिए मैंने बताया था चाइनीज़ शुगर केन का बताया था 118। चाइनीज़ का यहाँ पे देता वो क्या देता, यहाँ पर दिया है सेकेरम ऑफिशिनेरम, सेकेरम ऑफिशिनेरम में तो 80 ही होगा। यहाँ पर अगर देता सेकेरम ऑफिशिनेरम की जगह अगर आपको दे देता साइनेंसिस, जो साइनेंसिस है वो चाइना की वेराइटी है, सेकेरम साइनेंसिस जो है वो चाइना की है, जिसमें कि 118 गुणसूत्र संख्या पाए जाते हैं, ठीक है। और जो सेकेरम बारबेरी है वो भारतीय गन्ना है। क्या अगर आपसे पूछे कि भारतीय गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो सेकेरम ऑफिशिनेरम है, ये हमारे यहाँ का नहीं है, ये विदेशी है, ठीक है, अब बोल सकते हैं विदेशी है, किस देश का है ये आप कंफर्म कर लेना। तो सेकेरम बारबेरी, यहाँ पर सेकेरम बारबेरी पूछे तो ये आपका भारतीय गन्ना है, ठीक है। इसमें भी लगभग 80 से लेकर के 112 समथिंग ऐसे कुछ पाए जाते हैं, तो इसमें भी आप 80 लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपसे साइनेंसिस पूछे तो याद रखिएगा 118 ही सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है सूरजमुखी का पुष्पक्रम जाना जाता है। पिछला क्वेश्चन क्या पूछा था, जौ पूछा था शायद, जौ, हाँ। तो जौ के बारे में एक याद रखिएगा, हार्डियम वल्गेर इसका जो वानस्पतिक नाम होता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूरजमुखी का पुष्पक्रम जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? 47 का आपका हो जाएगा, कैपिटुलम के नाम से जानते हैं हम। सूरजमुखी के जो बोल सकते हैं इन्फ्लोरेसेंस या फिर पुष्पक्रम है, उसको हम कैपिटुलम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तरीय भारत के लिए गन्ने की बुवाई हेतु अच्छा तरीका माना जाता है, तो कौन सा तरीका है जो कि उत्तर भारत में सबसे अच्छा माना जाता है? तो फ्लैट प्लेटिंग जो है वो सबसे अच्छा उत्तर भारत में माना जाता है, समतल रोपाई। 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है विच एमोंग द फॉलोइंग क्रॉप इज ऑल्सो नॉन एज अल्फा अल्फा। देख लीजिए आ गया, मैंने बताया था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पूछे जाते प्रश्न है, क्योंकि अल्फा अल्फा किसको कहते हैं? तो हमने बताया था रिजिका को कहते हैं। रिजिका या लूसर्न या अल्फा अल्फा एक ही बात है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, ये मैंने मतलब वैसे आंसर इसके निकाले थे, लेकिन एक एक क्वेश्चन का मुझे पता नहीं था कि इसमें ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बरसीम की डिप्लॉयड किस्मों की बुवाई के लिए किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज सुझाया जाता है। तो मैं आपको सीड रेट बता चुका हूँ बरसीम की कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। मैंने बताया था ना आपको कि 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो बरसीम की बुवाई के लिए हम सीड रेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम लेट सोइंग करते हैं या अर्ली सोइंग करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था, आपको अगर देखा होगा यार, लेट करते हैं या अर्ली, मतलब या पहले करते हैं या बाद में करते हैं बुवाई के जो उचित समय है उससे, तो हमें उसके लिए 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की हम बीज दर रखते हैं। कितनी? 35। अगर नॉर्मल सोइंग जो पूछा गया है तो उसका क्या है, तो उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन विश्वास रखिए, यकीन मानिए कि इस वीडियो में जितना मैंने बताया है वो आपके पास होने के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट बोल रहा हूं, पास तो आप हो सकते हैं अगर जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो अगर आप याद रख के जाते हैं, तो अगर आपका पेपर ठीक ठाक रहता है, अच्छे लेवल का आता है, ठीक ठाक इजी टू मॉडरेट, तो पास तो आप आराम से हो जाएंगे। बाकी सभी लोग कमेंट तो करना ही, और जो मैंने ग्रुप का आपसे बोला है कि सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो जो लोग नहीं करे अभी तक ग्रुप ज्वाइन वो लोग ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि ग्रुप पर आप हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। ओके, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से देके आइएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली सीरीज़ पर। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।